हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इक्विटी शेयर्स एज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ओके, और ये रहने वाला है पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि हमारी जो है कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, ठीक है, उनके टाइप्स डिस्कस किए थे। और अब हम आने वाले वीडियोस में 1 बाय 1 उन टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो आप लोगों को अच्छे से डिटेल में इक्विटी शेयर्स के बारे में पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। और इससे पहले भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बहुत सारी वीडियोस डिस्कस हो चुकी हैं, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी सब्जेक्ट्स की, जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। व्हाट आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देखो, देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल टू मीट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस। जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं, लाइक एक्सीडिंग 5 years अप टू 10 years, वो वाली जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं। दीज सोर्सेज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, इनको हम क्लासीफाई आगे कर सकते हैं एक शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में आपकी इक्विटी शेयर्स भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, ठीक है। देखो, शेयर कैपिटल में हमारा इक्विटी एंड प्रेफरेंस आ गया। डेट में हमारे डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें डिफरेंस पता होने चाहिए, बेसिक से बेसिक आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस हैव बीन डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो कौन कौन से हैं? इक्विटी शेयर्स को हमने डिस्कस करना है। देखो, इक्विटी शेयर्स आर द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ अ फर्म। अगर हम एक बिजनेस की बात करें ना, तो उसमें जो मेन सोर्स होता है फाइनेंस का, वो होता है इक्विटी शेयर्स। इट इज़ इशूड टू जनरल पब्लिक, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट इंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स विद रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, यानी कि उनको जो डिविडेंड है या फिर जो उनकी कैपिटल की रीपेमेंट है, वो प्रेफरेंस शेयर्स को पहले मिलती है इक्विटी शेयर्स से पहले, ठीक है। तभी तो उनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स पड़ा, ठीक है। दे आर एंटाइटल टू रेजिडुअल इनकम ऑफ द कंपनी, यानी कि डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद, ये सब देने के बाद जो रेजिडुअल इनकम बचती है, उसको वो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो मिलती है। बट दे इंजॉय द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस के अफेयर्स को कंट्रोल करते हैं। एंड ऑल द इक्विटी शेयर होल्डर्स कलेक्टिवली आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ओनर्स होते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। कुछ हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। देखो, सबसे पहला फीचर है इट इज़ अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल रिडीमेबल नहीं होती है। यानी कि ये नहीं है कि कंपनी का अभी वाइंडिंग अप नहीं हुआ और हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को रिडीम करना 5 साल बाद, 6 साल बाद, ऐसा नहीं होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो होती है परमानेंट कैपिटल होती है। द होल्डर्स ऑफ सच शेयर कैपिटल इन द कंपनी आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स। और ऑर्डिनरी, अगर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की मैं बोलूँ तो इसका मतलब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स ही बोलते हैं। कई बार दूसरी टर्म यूज़ हो जाती है इंटरचेंजेबली, तो आपको पता होना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर प्रैक्टिकली ओनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो हाईएस्ट रिस्क लेते हैं। रेजिडुअल इनकम उनको मिलने वाली है, कई बार तो इनकम बचती भी नहीं है, हाईएस्ट रिस्क होता है, ठीक है। तो वो ओनर्स ही होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो ओनर्स माने जाते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल टू डिविडेंड्स आफ्टर द इनकम क्लेम्स ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स आर सेटिस्फाइड। ये लाइन मैंने आपको बताई है पहले कि डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनको हमने इनकी जो
मतलब जो हमने इनको रिटर्न पे कर दी, इनकी जो भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। और जो डिविडेंड इनको दिया जाता है ना, वो प्रॉफिट का एक एप्रोप्रिएशन होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो ये होता है कि चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, हमें वो देनी ही पड़ेगी डिविडेंड, बट ये एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो डिविडेंड पेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो एक एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या है, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है हमारे बिजनेस का, तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है कैन एक्सरसाइज देयर क्लेम ऑन एसेट्स आफ्टर द क्लेम्स ऑफ द अदर सप्लायर्स ऑफ कैपिटल हैव बीन मेट। यानी कि सपोज कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, डिवेंचर होल्डर्स को उनकी हमने रीपेमेंट कर दी, प्रेफरेंस को कर दी, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो जो बच जाएगी एसेट्स, वो उस पर क्लेम कौन करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि अल्टीमेट ओनर्स हैं वो लोग, ठीक है। जो कॉस्ट होती है ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर्स की या ऑर्डिनरी शेयर्स की, वो यूजुअली ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इनका जो है, इनका जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा है। आपको मैंने बताया क्यों ज़्यादा है, रिस्क इनका ज़्यादा है। जहाँ रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन वो लोग करते हैं, ठीक है। अगर वो हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ऑब्वियस है कंपनी के लिए जो कॉस्ट है इक्विटी शेयर्स की, वो हाईएस्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। The cost of ordinary shares is usually the highest. This is due to the fact that such shareholders expect a higher rate of return, that is, as their risk is the highest, so they want higher return on their investment as compared to other suppliers of long term funds, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑल्सो प्रोवाइड्स ए सिक्योरिटी टू अदर सप्लायर ऑफ फंड्स, डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। अब उनको मान लो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है, डिबेंचर होल्डर्स वगैरह से, तो वो उन लोगों के लिए सिक्योरिटी ये होती है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी कैपिटल है, ठीक है। एनी इंस्टीट्यूशन गिविंग लोन टू अ कंपनी वुड मेक श्योर दैट डेट इक्विटी रेशियो इज कंफर्टेबल टू कवर द डेट। वो डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं कि प्रॉपर है या नहीं है, कि उनका डेट कवर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको फीचर्स बहुत डिटेल में और इजी लैंग्वेज में डिस्कस किए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स की। क्या क्या एडवांटेज हैं? इक्विटी शेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है जनरली हमारे जितने भी सोर्सेज है कैपिटल के, और इसके कुछ एडवांटेज। सबसे पहले शेयर होल्डर्स को क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस फ्रॉम द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शेयर होल्डर्स को क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट है, इक्विटी शेयर्स आर वेरी लिक्विड एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द कैपिटल मार्केट। बहुत ज़्यादा लिक्विड होते हैं, आप जनरली उनको इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ हाई प्रॉफिट दे गेट डिविडेंड एट ए हायर रेट। देखो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, अब क्या होगा, डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड देना है, तो ज़्यादा प्रॉफिट जितना भी बच गया अब वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये इनके लिए बेनिफिट है हायर प्रॉफिट में। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है कंपनी के अफेयर्स में मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। द इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट बेनिफिट इन टू वेज। एक तो इनको ईयरली डिविडेंड भी मिलता है, और उनके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना, वो भी अप्रिशिएट होती रहती है, बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है। अब बात करते हैं कि कंपनी को क्या बेनिफिट है इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल के, ठीक है। सबसे पहले एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल मिल जाता है, क्योंकि ये नहीं है कि हाँ हमें 5 साल बाद रीपेमेंट करनी पड़ेगी, तो कंपनी को बेनिफिट है क्योंकि उनको परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल मिल जाता है, ठीक है। हमारा अगर हम बात करें कि ये दिस इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, डू नॉट इन्वॉल्व एनी रीपेमेंट लाइबिलिटी। उसके बाद दे डू नॉट हैव, यानी कि कंपनी की बात हो रही है, एनी ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऐसा भी नहीं है मान लो अगर प्रॉफिट बचा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें डिविडेंड देना ही देना इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये भी एक बेनिफिट है। लार्जर इक्विटी कैपिटल बेस इंक्रीजेज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी अमंग द क्रेडिटर्स एंड द इन्वेस्टर। यानी कि अगर इक्विटी कैपिटल अगर सफिशिएंट है तो जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, वो हमारा डेट को पे कर पाएगी, ठीक है।
अब देखो, हर चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। डिस्पाइट मैनी एडवांटेजेस इक्विटी शेयर सफ़र फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड तभी मिलेगा जब आपने जो है प्रॉपर इंटरेस्ट पे कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया, ठीक है, तो तभी मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड ओनली इफ देयर रिमेन्स एनी प्रॉफिट आफ्टर पेइंग डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट भी दे दिया जाता है, उसके बाद टैक्स भी दे दिया जाता है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बचेगा फिर आपको मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, ठीक है। तो अनसर्टेन है, हर ईयर अनसर्टेन है, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ कुछ भी नहीं है डिविडेंड, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स स्कैटर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, हैंस दे आर अनेबल टू एक्सरसाइज एनी इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वैसे तो कहा जाता है कि बिल्कुल वो मैनेजमेंट में लेते हैं, कई बार ना वो बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, तो प्रॉपर कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वो कंपनी के अफेयर्स को, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास सबसे ज़्यादा हायर डिग्री ऑफ रिस्क है, ये आपको मैंने बता दिया क्यों है, क्योंकि उनको पेमेंट डिविडेंड की अनसर्टेन है, ठीक है। मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर्स का फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। इन मोस्ट ओकेजन्स कई बार वो इरोड भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। हम यहाँ पे ये वाले लाइन का आप कट कर सकते हैं, कई बार बढ़ भी जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, मोस्ट नहीं कह सकते कि कम ही होता है, ठीक है। इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स रिड्यूस द अर्निंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये तो है ही कि अगर मान लो फ्रेश शेयर्स हमने इशू की तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका रेशियो जो है शेयर होल्ड ओनरशिप में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सबसे ज़्यादा कॉस्ट रहती है इक्विटी शेयर्स की, क्योंकि उनका रिस्क जो है हाईएस्ट है, तो वो हायर रिटर्न चाहते हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है हमारी इक्विटी की वो हाईएस्ट होती है अमंग ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने आपको बताया था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालते हो, उसमें से पहले इंटरेस्ट लेस कर देते हो, फिर जिससे जो इनकम है थोड़ी कम हो जाती है तो टैक्स कम पे करना पड़ता है। बट आप जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देते हो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पे देते हो, तो वो हमारे टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व्स हायर फ्लोटेशन एक्सपेंसेस। मतलब इसके जो इशू एक्सपेंसेस है इक्विटी शेयर्स की, जैसे ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन, ये ज़्यादा होते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो ये मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है इक्विटी शेयर्स को। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क, ओके। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। हैव अ नाइस डे।